कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज और कुछ नई बातों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग शायद भारत चीन संबंधों पर थे और कुछ शायद पॉइंट उसके रह गए थे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। डालिएगा भारत चीन संबंधों का भविष्य। देखिएगा इसमें चाइना की आपत्ति लिखी पहले, चीन की भारत के प्रति आपत्ति। देखिएगा इसमें नंबर 1, दलाई लामा की भारत में उपस्थिति एवं तिब्बती शरणार्थियों के भारत में रहने पर चीन को गहरी आपत्ति है। और चीन का यह भी आरोप है कि दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थी चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। आप लोग को पता होगा कि चीन ने 1959 में तिब्बत पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और जबरदस्ती उसको अपना क्षेत्र क्या कर दिया, घोषित कर दिया। अब बौद्ध धर्म है वहां पर, और वहां पर जो धर्म प्रमुख होते हैं उनको दलाई लामा बोला जाता है। तो तिब्बत में जो धर्म गुरु थे प्रमुख रूप से वो दलाई लामा थे, और जब दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी तो भारत ने उनको शरण दे दी, और तिब्बत के जो कुछ शरणार्थी थे उनको भी शरण साथ में दी गई। इस पर चीन को आपत्ति है और चीन ने कहा कि तिब्बत के जो दलाई लामा हैं और जो उनके समर्थक हैं वो चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, इसलिए भारत ने इनको शरण देके ठीक नहीं किया। तो भारत का भी इसके जवाब में कथन है, स्टैंड है। तो पहले हम चाइना के लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे के लिखेंगे। सेकंड नंबर लिखिएगा, चीन के अनुसार भारत के अमेरिका व जापान के साथ सामरिक संबंध चीन को घेरने के उद्देश्य से निर्मित हो रहे हैं। और थर्ड नंबर लिखिएगा, दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर भी दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर भी चीन भारत से समर्थन की अपेक्षा रखता है। अब भारत की आपत्ति चीन के प्रति, भारत की चीन के प्रति आपत्ति। नंबर 1 लिखिएगा, पहला सीमा विवाद। देखिए, दोनों देशों के बीच जटिल सीमा विवाद है जो भारत की सुरक्षा के लिए एक मनोवैज्ञानिक खतरा है। सेकंड, चीन के साथ विद्यमान व्यापार घाटा भारतीय उद्योगों के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हो रहा है।
थर्ड नंबर, चीन के द्वारा पाकिस्तान को दी गई सैनिक सहायता, चीन पाकिस्तान सामरिक संबंध भारतीय सुरक्षा के लिए सर्वाधिक गंभीर चुनौती मानी जाती है। निष्कर्ष लिखिएगा, दोनों देशों की सुरक्षा चिंताएं अलग अलग हैं, सामरिक रूप में गंभीर अविश्वास विद्यमान है, इसके बावजूद ब्रिक्स, एससीओ, व्यापार, पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग एवं सहमतियां भी कायम है। इसमें लिखिएगा जरा, नंबर 1, दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता आर्थिक और सामरिक प्रभाव। क्वेश्चन है ये, मतलब जिनको आपको लिखना है। सामरिक प्रभाव भारतीय हितों के लिए किस प्रकार चुनौतीपूर्ण है, इस संबंध में भारतीय रणनीति का उल्लेख करें। सेकंड, डोकलाम विवाद दोनों के बीच विद्यमान भूमि विवाद नहीं है, अपितु शक्ति संघर्ष का परिणाम है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में वृद्धि के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन के दृष्टिकोण में कठोरता बढ़ रही है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए सीमा विवाद को हल करना आवश्यक है, परंतु सीमा विवाद का समाधान शांतिपूर्ण संबंधों की गारंटी नहीं है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, चीन द्वारा प्रस्तावित रोड बेल्ट परियोजना के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में भारतीय विकल्पों की समीक्षा कीजिए। छठा, दक्षिण चीन सागर विवाद में विद्यमान मूलभूत मुद्दे को स्पष्ट कीजिए। समुद्री संचार मार्ग की स्वतंत्रता इससे किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। और नई हेडिंग आ जाएगा, भारत पाक संबंध। लिखिएगा पहले कश्मीर विवाद और पाकिस्तान का दावा क्या है। पाकिस्तान क्या कहता है इस पर, लिखिए। नंबर 1, पाकिस्तान धार्मिक आधार पर कश्मीर की मांग करता है। उसके अनुसार कश्मीर में बहुमत आबादी मुस्लिम की थी। इसलिए वह पाकिस्तान का होना चाहिए। सेकंड, पाकिस्तान में बहने वाली सभी नदियां कश्मीर से होकर बहती हैं, इसलिए इसे पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। थर्ड नंबर, भारत के विभाजन के पूर्व कश्मीर में प्रवेश का मार्ग पंजाब प्रांत के सियालकोट से होकर जाता था। अब लिखिएगा पाकिस्तान की नीति। पाकिस्तान की नीति लिखिए। नंबर 1, पाकिस्तान के अनुसार कश्मीर दोनों देशों के बीच का कोर मुद्दा है, जिसके समाधान के बाद ही अन्य विषयों पर वार्ता एवं संबंध संभव है। दूसरा, पाकिस्तान के द्वारा विश्व के प्रत्येक मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता है, इसलिए पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का सदैव अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, कश्मीर के पृथकतावादियों को सहायता करता है तथा सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध चलाया जा रहा है। अब भारत का दावा। भारत का दावा देखिएगा। नंबर 1, भारत के अनुसार कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है, जिसका वैधानिक रूप में भारत में विलय किया गया तथा कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा इसे भारत का अभिन्न भाग बनाया गया।
भारत के अनुसार, सेकंड नंबर, भारत के अनुसार दोनों देशों के बीच समस्या सीमा पार आतंकवाद है और कश्मीर में विद्यमान सैनिक शासन व सेना का सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग होने के कारण सदैव भारत विरोध की नीति अपनाई जाती है। इसलिए भारत सीमा प्रबंधन को बेहतर बना रहा है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद तथा अनुच्छेद 370 की समाप्ति के उपरांत कश्मीर में स्थिति सामान्य है तथा नए विकास के रास्ते खुले। कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धीरे धीरे बहाल किया जाएगा। समाधान लिखिएगा। समाधान में लिखिए, पाकिस्तान के द्वारा समूचे कश्मीर की मांग की जाती है, जबकि भारतीय संसद ने आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया है कि पीओके भारत का भाग है, परंतु दोनों का दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं है और समस्या का वास्तविक समाधान शिमला समझौते द्वारा नियंत्रण रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कश्मीर के दोनों भागों के बीच व्यापार बढ़ाया जाए और सॉफ्ट बॉर्डर का निर्माण किया जाए। ठीक है, का सिंधु नदी जल संधि, सिंधु नदी जल संधि नंबर 1, 1960 में दोनों देशों के बीच नदी जल विभाजन के बाद सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को प्राप्त हुई, जबकि सतलज, रावी व व्यास को भारतीय नदियों के रूप में चिन्हित किया गया। पाकिस्तान की नदियां कश्मीर से होकर गुजरती हैं, इसलिए पाकिस्तान की नदियों पर भी भारत को सीमित पानी के प्रयोग का सीमित अधिकार दिया गया। सेकंड, इसमें संयुक्त नदी जल आयोग का भी प्रावधान किया गया है तथा विवाद समाधान के तरीकों का भी उल्लेख है। अब पाकिस्तान के तर्क लिखिएगा। नंबर 1, पाकिस्तान इस संधि का पाकिस्तान इस संधि के पुनर्विलोकन की मांग कर रहा है और पाकिस्तान का तर्क है कि भारत की नदियों पर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सेकंड, पानी के बहाने पाकिस्तान भारत विरोधी नीति को बढ़ावा देता है और वह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से भी विश्व जनमत का ध्यान भटकाना चाहता है।
ठीक है। आप लोग एक चीज जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत से गए तो उन्होंने 3 तरह के जो नवीन राज्यों का गठन होना था या जिसको भारत पाकिस्तान में शामिल होना था, उसके लिए व्यवस्था देकर गए थे, जिसमें कहा गया था कि जिसको भारत में शामिल होना हो भारत में शामिल हो जाए, जिसको पाकिस्तान में शामिल होना है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और जिसको अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहता है वह स्वतंत्र अस्तित्व बचाए, जिसको स्टैंड स्टिल समझौता कहा गया। बाकी जितने भी रियासतें थी या तो कुछ पाकिस्तान में मिल गई, जो भारत में मिलनी थी वो भारत में मिल गई, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। अब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना की मदद से जो लोग थे उन्होंने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर, और फिर महाराजा हरि सिंह ने जो कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे, फिर नेहरू जी से उनका जो है समझौता हुआ और जिसके तहत जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिए। अब जितनी सीमा में वो पाकिस्तान के जो कबायली थी वो घुस आए थे, उसी को वर्तमान में हम लोग पीओके कहते हैं। वास्तविकता में तो वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म होने के बाद और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद में अब पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो चुका है। अब बात पीओके की है, तो पीओके की एक देखिए बात समझिए जरा सा। पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान में, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा वहां पर विकास कार्य बहुत ज्यादा नहीं किए गए हैं और वहां की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमेशा से रही। तो अच्छा है तो वो कश्मीर का हिस्सा, ठीक है ना, धोखे से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। और जो सरकार है और जो सरकार, अच्छा देखिए पाकिस्तान में जो सरकारें हैं वो उन पर कोई लोकतांत्रिक देश कहलाता है, लेकिन जो है उसका लोकतंत्र पूरी तरह से क्या है, फेल है। क्यों? क्योंकि सरकार बनती भी है तो सेना के जो है आदेश पर और गिर जाती है तो सेना के आदेश पर, यानी कि वहां की लोकतंत्र पर, लोकतंत्र है ही नहीं, सेना का तंत्र है और पूरी तरह से वहां की सत्ता पर सेना का कब्जा है। 1 साल 6 महीने सरकार चलती है, फिर सेना कब्जा कर लेती है सत्ता पर। तो जो भी वहां पर प्रणालियां चल रही हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ सेना के इशारे पर चल रही है। आप सोचिए कि पार्लियामेंट में काम होता है तो पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता है, वो पास करे, अपने आंतरिक मामलों को पास करे, लेकिन बाहर के मामले से अगर किसी को लेना देना है तो वो है सेना। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर पहुंचा और देखिए पाकिस्तान जो है, देखिए पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं है इंडिया की, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत पिछड़ा हुआ मुल्क है। भारत की बात करें तो भारत लगातार आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, किसी की भी बात करेंगे तो भारत लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी के अनुसार 2047 तक भारत पूर्णतः विकसित देश बनने की कगार पर पहुंच चुका है। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिन में हम 4थे और 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो अगर इन सबको आप आधार बनाकर देखें तो जो वर्तमान सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें डेवलप करने पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और सेना की शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी ना, वो तो अत्यंत आवश्यक है, ठीक है।
और जो संधियां हैं अंतर्राष्ट्रीय वो बाध्यकारी, जैसे सिंधु जल समझौता है वो बाध्यकारी है और उसको मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो उसमें निर्णय दिया गया उसके अनुसार नदियों के पानी का युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिएगा। अब भारत का परिप्रेक्ष्य लिख लीजिए जरा। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, लेकिन भारत के पास बांध अथवा बैराज की कमी है जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा, भारत के अनुसार उसने अपने पानी के वास्तविक हिस्से का भी प्रयोग नहीं किया है। तीसरा, भारत के द्वारा पानी को नियंत्रित करने के लिए बैराज निर्माण की आवश्यकता है। निष्कर्ष लिखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद अथवा भूमि विवाद मुख्य मुद्दा नहीं है, अपितु दोनों देशों के बीच विद्यमान गहरे अविश्वास तथा पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए जल विवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों का प्रयोग किया जाता है। अब लिखिएगा सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद लिखिए। वर्तमान में सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि सीमा विभाजन अभी भी नहीं हुआ है और यह दिलचस्प मुद्दा है कि इस क्षेत्र को भारत समुद्री कानून के अनुसार हल करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान का तर्क है यह क्षेत्र नौवहन योग्य नहीं है, इसलिए विवाद को हल करने के लिए समुद्री कानून का प्रयोग नहीं होगा। भारतीय रणनीति थी। मुंबई आतंकी हमले के बाद समुद्र तटीय सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरक्रीक क्षेत्र गैस और तेल की संभावना वाला क्षेत्र माना जाता है, जहां से गुजरात का कांडलापत्तन अत्यधिक निकट है। पाकिस्तान क्या कह रहा है देखिए जरा सर। पाकिस्तान के अनुसार 1924 से इस क्षेत्र के सीमा निर्धारण के लिए सिंध व मुंबई के बीच सीमा विवाद का समझौता हुआ था, जिसके अनुसार मानचित्र में एक हरी रेखा खींची गई। पाकिस्तान के अनुसार यही अंतर्राष्ट्रीय रेखा होनी चाहिए, जबकि भारत का तर्क है इसका विभाजन बीचों बीच होना चाहिए। निष्कर्ष लिखिएगा। भारत का सभी छोटे पड़ोसी देशों के साथ भूमि व समुद्री सीमा विवाद लगभग हल हो चुका है। पिछले 70 वर्षों से कोई विवाद हल नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच राजनीतिक संघर्ष एवं विश्वास का अभाव तथा पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियां इसका मूल कारण है। ये डालिएगा सियाचिन विवाद। नंबर 1, सियाचिन क्षेत्र में NJ 9842 कारगिल से थोड़ी दूर पर है कि आगे सीमा क्षेत्र का विभाजन नहीं किया गया है और फिलहाल यहां भारतीय सेना तैनात है, ठीक है ना, 1986 के बाद से, क्योंकि यह क्षेत्र सामरिक रूप में भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और
कराकोरम दर्रे के निकट है तथा सियाचिन, पीओके व अक्साई चीन के मध्य स्थित है। पर्यावरणीय समस्या लिखिएगा। सियाचिन हिमालय क्षेत्र का अत्यधिक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां सेनाओं की तैनाती से इस क्षेत्र में मानवीय आवागमन बढ़ रहा है। बर्फ के पिघलने की गति तेज हो रही है तथा बढ़ते कूड़े करकट के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को विसैन्यीकृत करके पर्यावरणीय पीस कीपिंग का समर्थन किया जा रहा है। निष्कर्ष लिखिएगा। 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल अतिक्रमण के माध्यम से श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। पाकिस्तान के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए भारत इस क्षेत्र के विसैन्यीकरण का समर्थक नहीं है और सियाचिन विवाद भी दोनों देशों के बीच विद्यमान राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खतरे के रूप में देखते हैं। देखिएगा, ट्रैक टू कूटनीति। देखिएगा इसमें भारत पाकिस्तान के बीच 1991 के बाद संबंधों में विद्यमान गहरे अविश्वास को दूर करने के लिए ट्रैक टू कूटनीति की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा गैर सरकारी अधिकारियों के बीच संपर्क और संवाद को प्रोत्साहित किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्व मंत्री, अवकाश प्राप्त विदेश सचिव, अवकाश प्राप्त सेनाधिकारी को वार्ता में शामिल किया गया, जिससे ट्रैक वन ब्रैकेट में अधिकारियों के बीच वार्ता ब्रैकेट वन को प्रोत्साहित किया जा सके। आलोचकों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के बीच आयोजित ट्रैक टू वार्ताओं में पत्रकारों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता है, जिनका दृष्टिकोण ज्यादा उदार व अनौपचारिक होता है। ठीक है, अब लिख लिया होती क्या है। देखिए, ट्रैक वन कूटनीति समझ लीजिए इसको। ट्रैक वन कूटनीति, इसमें लिखिएगा सरकारी अधिकारियों के बीच वार्ता, सरकारी अधिकारियों के बीच वार्ता और दूसरा मंत्रियों के बीच वार्ता। ट्रैक टू लिखिएगा। 1991 तक लगभग यही रही, उसके बाद बदल गई, उसके बाद ट्रैक टू आ गई 1991 के बाद। ट्रैक टू में लिखिए गैर सरकारी व्यक्तियों के बीच वार्ता, दूसरा विदेश नीति व कूटनीति के जानकारों के बीच वार्ता, तीसरा अवकाश प्राप्त अधिकारियों के बीच वार्ता और चौथा पूर्व मंत्रियों के बीच वार्ता। फिर नेक्स्ट लिखिएगा प्यूपिल टू प्यूपिल कांटेक्ट, प्यूपिल टू प्यूपिल कांटेक्ट लिखिएगा। इसमें छात्रों का आवागमन, और तीर्थ यात्रियों का। नेक्स्ट एक और थीम लिखिएगा बैक चैनल डिप्लोमेसी।
बैक चैनल डिप्लोमेसी। नंबर पहला, वार्ता गुप्त रखी जाती है। और ये होती किसके बीच है? दूसरा, सरकारी प्रतिनिधियों के बीच, या थर्ड, मंत्रियों के प्रतिनिधियों के बीच। विश्वास निर्माण के उपाय। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 75 वर्षों से अविश्वास और संघर्ष बना है। जिन्हें दूर करने के लिए विश्वास निर्माण उपाय अपनाए गए। इसके अंतर्गत सैनिक सीबीएम ने सीबीएम मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, विश्वास निर्माण के उपाय, सीबीएम में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया गया। नंबर ए, सीमा पर युद्ध विराम का समझौता। नंबर बी, दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इसको डीजीएमओ कहते हैं, डीजीएमओ टेलीफोन संपर्क स्थापित करना। सी, सीमा पर उत्पन्न संघर्ष को दूर करने के लिए फ्लैग मीटिंग का प्रावधान। डी, 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा परमाणु सीबीएम पर भी बल दिया गया, जिसके अनुसार दोनों देश भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे और प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण से पूर्व एक दूसरे को सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त गैर सैनिक सीबीएम अपनाकर संबंधों को सामान्य बनाने की पहल संभव है, जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच बस सेवा, तीर्थयात्रियों का आदान प्रदान, खेल व सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष लिखिएगा। भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हुए अनेक समानांतर नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर एक, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग बनाए रखा जाए। दूसरा, आतंकवाद को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना। तीसरा, पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तथा सीबीएम प्रयासों के लिए सदैव तत्पर रहना। समग्र वार्ता हेडिंग डालिएगा। समग्र वार्ता। लिखिएगा इसमें। वर्ष 2004 में दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक नवीन पहल की गई तथा समग्र वार्ता आरंभ हुई। परंपरागत रूप में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया, जबकि भारत ने आतंकवाद को मूल मुद्दा माना। परंतु समग्र वार्ता के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि दोनों देशों के बीच विवाद के अनेक मुद्दे विद्यमान हैं, जिसमें समग्र एवं संस्थात्मक वार्ता होनी चाहिए। मुद्दे लिख लीजिए जरा, कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं। नंबर 1, सियाचिन। दूसरा, कश्मीर मुद्दा। तीसरा, सरक्रीक। चौथा, तुलबुल नौवहन परियोजना जिस पर वुलर बैराज है। पांचवां, आतंकवाद। छठवां, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार। और सातवां, व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना। इसमें व्यापारिक संबंधों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
परंतु वर्ष 2003 में मुंबई आतंकी हमले के बाद समग्र वार्ता निलंबित कर दी गई और आज तक भारत व पाकिस्तान के बीच यह वार्ता आरंभ नहीं हुई। निष्कर्ष लिखिएगा, भारत पाकिस्तान संबंध अत्यधिक जटिल है। जहां संबंध का प्रबंध ही कठिन है, मित्र का चयन कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं। इसलिए अपने सामरिक हितों को संरक्षित करते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की स्थायी पहल करना चाहिए। CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लिखिएगा, नंबर 1, आर्थिक गलियारे के द्वारा चीन का हिंद महासागर में प्रवेश सुनिश्चित होगा और विशेष तौर पर चीन के सीकियांग प्रांत के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। दूसरा, इस परियोजना के अंतर्गत ग्वादर पत्तन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, फिर लिखा पाकिस्तान के लिए इसका महत्व। वैश्विक आतंकवाद मुद्दे पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है, जबकि चीन CPEC द्वारा पाकिस्तान में लगभग $50 बिलियन का निवेश कर रहा है। इसमें और पॉइंट लिखिएगा, इसके द्वारा पाकिस्तान के सबसे पिछड़े प्रांत बलूचिस्तान के विकास में भी सहायता प्राप्त होगी। यद्यपि स्थानीय बलूचियों का कहना है कि इस पत्तन से उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, बल्कि उनके मछली मारने के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। भारत की चिंता लिखिए जरा। चीन और पाकिस्तान के बीच में सामरिक संबंध भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा POK से होकर गुजरता है, जिससे कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा शक्तिशाली होगा तथा इसकी सुरक्षा के लिए POK में चीनी सैनिकों की तैनाती हो रही है, जो भारत के लिए अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। निष्कर्ष लिखिएगा, CPEC चीन पाकिस्तान का सामरिक गठजोड़ है और यह चीन द्वारा भारत पाकिस्तान विवाद में सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिएगा, आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान वर्तमान में वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बना है। पाकिस्तान में कार्य करने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त मुंबई, पठानकोट, उरी हमले भी सीमा पार आतंकवाद के उदाहरण हैं। अगला, पाकिस्तान समूचे विश्व से अलग थलग करने के लिए पाकिस्तान को समूचे विश्व से अलग थलग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा मसूद अजहर को आतंकवादी की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिस पर चीन द्वारा वीटो कर दिया गया और यह विफल हो गया। यह उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया जाएगा।
तथा एक और प्रस्ताव में यह उल्लिखित है कि कोई भी देश आतंकी संगठनों को कोई भी वित्तीय व आर्थिक सुविधा नहीं दे सकता। निष्कर्ष लिखिएगा, आतंकवाद के विरुद्ध भारत को ठोस रणनीति का निर्माण करना होगा। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विश्व जनमत और संस्थाओं के समर्थन की अपेक्षा पूर्ण व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, जिनको मन करे तो लिखिएगा। ठीक है, लिखिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मूल कारण कश्मीर है? दोनों देशों के बीच व्यापारिक व खेल संबंधों के द्वारा किस प्रकार विवादों को हल किया जा सकता है? चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच विद्यमान मूल विवाद को स्पष्ट कीजिए तथा भारत की पाकिस्तान के प्रति नीति में हाल में हुए परिवर्तन का भी उल्लेख कीजिए। अगला, चीन पाकिस्तान सामरिक संबंध भारत के हितों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इस संदर्भ में भारत के समक्ष विद्यमान विकल्पों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि के पाकिस्तान के पुनर्विलोकन का तार्किक परीक्षण करें। 4 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखिएगा, भारत अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान संबंध। डालिएगा, भारत के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा। भारत के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा। नंबर 1, पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान एकमात्र देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को खतरा मानता है। इसलिए भारत व अफगानिस्तान की सुरक्षा खतरे साझे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान एकमात्र पड़ोसी है जिसका भारत के साथ आधिकारिक रूप में सामरिक समझौते पर सहमति है। कुछ समय पहले भारत के द्वारा अफगानिस्तान की सेना व पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया। तीसरा, अफगानिस्तान का भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, चीन के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में अपनी स्थिति सुदृढ़ करके पाकिस्तान व बलूचिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, मध्य एशियाई देशों में प्रवेश। मध्य एशियाई देशों में प्रवेश। छठा, वर्ष 2017 में भारत अफगानिस्तान व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए पृथक एयर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं करा रहा है। भारत की अफगानिस्तान में भूमिका लिखी जाए। फर्स्ट में, भारत एक महाशक्ति है
इसलिए भारत अपने हितों का विस्तार समूचे विश्व में करना चाहता है। अतः अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति भारत के महाशक्ति के दावे के अनुरूप है। इसे केवल पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है और वर्तमान में अफगानिस्तान के विकास में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। जैसे अफगानिस्तान के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है और वर्तमान में अफगानी छात्रों हेतु भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। अफगानी लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने में भारत की भूमिका अग्रणी है। बी, क्षमता निर्माण के अलावा अफगानिस्तान की आधारभूत संरचना के विकास में भारत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत के द्वारा अफगानिस्तान को लगभग $2 बिलियन की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। अफगानिस्तान को सहायता देने वाले देशों में भारत 5वां बड़ा देश है। अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच चाबहार पत्तन के विकास का समझौता हुआ है। ईरान में है ये पत्तन चाबहार। इसके अतिरिक्त देलराम जरांग सड़क का निर्माण किया गया है, राजमार्ग है। अगला, भारत के द्वारा सलमा बांध का निर्माण करके काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति बहाल की गई। अतः अफगानिस्तान को दी गई सहायता विकासशील देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति से भी संचालित है। पाकिस्तान भारत की इस भूमिका का विरोधी है और पाकिस्तान के अनुसार भारत को अफगानिस्तान से बाहर किया जाना चाहिए, जबकि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भी अफगानिस्तान व भारत के संबंध मधुर। देखिएगा, अमेरिका की अफगानिस्तान के प्रति नई नीति। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना पूरी तरह से वापस हो गई है। दूसरा, अमेरिका द्वारा यह पहली बार स्वीकार किया गया कि अफगानिस्तान में निर्मित अस्थायित्व का बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान है। तीसरा, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में भारत की महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका का समर्थन किया गया। चौथा, आलोचक यह मानते हैं कि अफगानिस्तान मुद्दे पर अमेरिका भौगोलिक रूप से पाकिस्तान पर निर्भर है, जहां से होकर अफगानिस्तान के लिए रसद पहुंचाई जाती है। लगेगा अफगानिस्तान में अस्थायित्व के कारण। नंबर 1, अफगानिस्तान महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बन गया है, जहां प्रत्येक राज्य अपने हितों को पूर्ण करना चाहता है। पाकिस्तान तालिबानियों को बढ़ावा देकर सदैव अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। परंपरागत रूप में ईरान तालिबान का विरोधी रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच प्रतिकूल संबंधों के कारण ईरान तालिबानियों का समर्थन कर रहा है।
रूस भी अमेरिकी नीतियों का समर्थक नहीं रहा, क्योंकि रूस मानता है कि आईएसआईएस अफगानिस्तान की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है, तालिबान नहीं। चौथा, चीन अफगानिस्तान में आतंकवाद का विरोधी है लेकिन पाकिस्तान के हितों का समर्थक है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी तथा अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबानी द्वारा अफगानिस्तान पर पुनः कब्जे के बाद शांति बहाली नहीं हो पा रही। लगेगा भविष्य के लिए भारत के समक्ष विकल्प। पहला, अफगानिस्तान में पश्तून, हजारा, ताजिक, उज्बेक निर्जाति समूह हैं और भारत के द्वारा सभी समूहों के साथ संबंध मधुर करने का प्रयास करना चाहिए। अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि। अगला, अफगानिस्तान के पड़ोसी मित्र देशों के साथ संबंध सुदृढ़ बनाकर शांति बहाली में सकारात्मक योगदान देगा। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ संबंध बनाने के मुद्दे पर भारत वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। ठीक, अब डालिएगा पूर्व की ओर देखो नीति। लुक ईस्ट। हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब ये बदल रही है एक्ट ईस्ट में। पहले लिखिएगा पूर्व की ओर न देखने के कारण। पूर्व की ओर न देखने के कारण। नंबर 1 लिखिएगा, जब पहले नहीं थी ये नीतियां, उसके पहले क्या कारण थे इनके। नंबर 1 लिखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस अमेरिका के अत्यधिक निकट सामरिक व सैनिक सहयोगी थे। जबकि भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। जबकि भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। सेकंड नंबर लिखिएगा, भारत के द्वारा समाजवादी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने उदारवादी आर्थिक प्रणाली अपनाई। तीसरा, शीत युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस अमेरिकी गुट में शामिल थे, जबकि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया समाजवादी धारणा के साथ थे। चौथा, परंपरागत रूप में भारत के द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए
सोवियत संघ व अमेरिका जैसी महाशक्तियों से आर्थिक सहायता ली गई। इसलिए भारत की नीति पश्चिमी झुकाव की थी। अब नेक्स्ट देखिएगा, पूर्व की ओर देखो नीति अपनाने के कारण। नंबर पहला, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का निर्यात अत्यधिक प्रभावित हुआ। और भारत को वैकल्पिक बाजारों की आवश्यकता थी। दूसरा, 1991 में भारत की आर्थिक नीति में एक आमूलचूल बदलाव देखा गया और उदारीकरण निजीकरण की नीति अपना ली गई। इसलिए विदेश नीति में वाणिज्य व व्यापार का मुद्दा प्राथमिक बन गया। तीसरा, 1980 के दशक से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तथा पूर्वी एशियाई देश समृद्धि के केंद्र बनकर उभरे। जहां भारत का अत्यधिक सांस्कृतिक प्रभाव था तथा भौगोलिक रूप में भी भारत से अत्यधिक निकटता थी। 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको सार्क आप लोग कहते हैं, सार्क की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप स्थापना की गई, परंतु पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों के कारण इसे सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप भारत के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई गई। डालिएगा, पूर्व की ओर देखो नीति का अभिप्राय। आर्थिक श्रेणी डालिएगा, देखिएगा आसियान देशों के साथ परंपरागत रूप में यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापार पर बल दिया गया। अगला पॉइंट, जबकि यूरोप और अमेरिका वर्तमान में आर्थिक मंदी के शिकार हैं, इसलिए भारत को एक बड़े उभरते बाजार के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $60 बिलियन है और दोनों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता भी संपन्न हो चुका है। नेक्स्ट, भारत, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के बीच समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता भी हो चुका है, जिसको आप लोग सीपा कहते हो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEEA। नेक्स्ट पॉइंट, चीन की रोड बेल्ट परियोजना के केंद्र में भी आसियान है और चीन आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $350 बिलियन है। नेक्स्ट, भारत और आसियान में व्यापार की संभावनाएं अत्यधिक है क्योंकि आसियान देश हल्के विनिर्माण उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय या अग्रणी है। समस्या लिखिएगा। नंबर 1, म्यांमार जो भारत से भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप में निकट है, उसके साथ व्यापार अत्यधिक कम है तथा लाओस, कंबोडिया के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
दूसरा, भारत में सरकारी तंत्र की निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और विलंबकारी है, जिससे निवेशक हतोत्साहित होते हैं। तीसरा, भारत में विद्यमान श्रम कानून और भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी कठोर है। चौथा, 1992 में से संचालित लुक ईस्ट की इन्हीं खामियों को वर्तमान में दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लोकप्रिय रूप में एक्ट ईस्ट का नाम दिया गया। कनेक्टिविटी लिख लीजिए, कनेक्टिविटी संपर्क कैसे स्थापित होगा लिखिएगा। लुक ईस्ट नीति के द्वारा भारत और म्यांमार के बीच राजमार्ग बन रहा है, जिसे मणिपुर से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक राजमार्ग बनाया जाएगा। भारत म्यांमार के बीच कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का भी समझौता हो चुका है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को वायु संपर्क से भी जोड़ा जा चुका है। समस्याएं क्या है? नंबर 1 समस्याएं लिखिएगा, फिर उसके नीचे नंबर 1। आलोचकों का मानना है कि भारत के पूर्वी राज्यों में अभी भी आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। दूसरा, भारत के द्वारा सड़क संपर्क के लिए संचालित परियोजनाएं निश्चित समय में पूर्ण नहीं हो पा रही। समाधान लिखिएगा। नंबर 1, एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कालादान परियोजना को 2018-19 में पूर्ण किया गया है। भारत थाईलैंड राजमार्ग परियोजना भी पूर्ण होने की स्थिति में है और उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, संस्थात्मक संबंध लिखिएगा। वर्तमान में भारत आसियान के बीच शिखर वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा देखिए,
को एशिया की राजनीति से दूर करने के लिए दक्षिण एशिया की बिम्स्टेक पर ध्यान देना, फोकस करना शुरू कर दिया है। और जो सार्क था इसको भारत लगभग क्या कर चुका है, बायकॉट कर चुका है। मतलब इस पर बिल्कुल इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। अब जो मतलब रह गया है वो ज्यादा करके किससे है, बिम्स्टेक से, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया गया है और अब भारत इस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि विकास के जो अवसर है वो इसमें ज्यादा है। इसमें देखिए जरा सा, इसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। इतने इसके सदस्य देश हैं। जैसे उप क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से भी सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया व दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने वाला संगठन है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया से म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल व भूटान शामिल है। कुछ समय पहले इसकी बैठकों में अफगानिस्तान व मालदीव को भी आमंत्रित किया गया। वर्तमान में बिम्स्टेक को दक्षेस के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। देखिएगा, बिम्स्टेक के द्वारा इन देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, परिवहन, सांस्कृतिक सहयोग व आतंकवाद के विरुद्ध भी साझे सहयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, बिम्स्टेक को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। एक्ट ईस्ट नीति पर, सांस्कृतिक कूटनीति पर अत्यधिक बल दिया गया और भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच बौद्ध धर्म का साझा सांस्कृतिक आधार है, इसलिए पर्यटन की अत्यधिक संभावना है। भारत बांग्लादेश के लिए आतंकवाद की समस्या साझा बनकर उभरी है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास। परंपरागत रूप में पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाता था, जबकि वर्तमान में इनके प्रति विकास केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। और एक्ट ईस्ट नीति के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की योजना है। भूटान विश्व का पहला देश है जिसके द्वारा गुवाहाटी में वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की पहल की है। जापान पूर्वोत्तर राज्यों के आधारभूत संरचना के विकास में बड़ी सहायता दे रहा है, इसलिए भविष्य में जापान भी ऐसा कर सकता है। और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड के साथ व्यापार के लिए गुवाहाटी को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। सामरिक संबंध लिखिएगा। लुक ईस्ट नीति का मूल उद्देश्य आर्थिक था, परंतु संबंधों के क्रमिक विकास के साथ यह सामरिक दिशा में भी आगे बढ़ गया, क्योंकि चीन का शक्तिशाली उभार भारत व आसियान दोनों के लिए सुरक्षा का साझा खतरा है। यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण चीन सागर विवाद के मुद्दे पर चीन का आसियान के साथ विवाद है, जबकि भारत का कोई विवाद नहीं है। आतंकवाद भी सुरक्षा के लिए साझी चुनौती के रूप में उभर रहा है।
एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत आसियान देशों के साथ सैनिक अभ्यासों को बढ़ावा दिया गया और वियतनाम, सिंगापुर के साथ सैनिक संबंधों को सुदृढ़ किया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारत आसियान सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वर्तमान में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक चौकोर, जिसको क्वाड कहते हैं, के द्वारा सहयोग पर बल देना एक्ट ईस्ट नीति को बेहतर बनाने का माध्यम है। ठीक है, बायलैटरल संबंध पढ़ रहे हैं हम लोग और द्विपक्षीय संबंध। अब भिन्न भिन्न देशों के साथ में हम द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तब आगे की बातों को बढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं तक।